हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी सेक्शन 154 के साथ। जो आपका सीआरपीसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोलते हो वो आपका टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन का। जो चैप्टर नंबर आपका है वो आपका है 12 नंबर चैप्टर, जिसके अंदर सेक्शन आपके 154 से लेके 176 को कंटेन किया गया है, जो आपका डील करता है आपके इन्वेस्टिगेशन के साथ। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा ये आपने सेक्शन 2 के अंदर क्लोज के अंदर देख लिया था कि किसको आप इन्वेस्टिगेशन बोलोगे। किसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि जहां पे कोई भी एक कार्रवाई करी गई है किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किस पर्पज से, इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करने के पर्पज से करी गई कोई भी कार्रवाई पुलिस ऑफिसर की, उसको आप इन्वेस्टिगेशन का नाम दोगे। अब इन्वेस्टिगेशन चैप्टर पूरा है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप सबसे पहले किस चीज़ को इंक्लूड करोगे, बोलते हैं कि उसको आप सबसे पहले कभी भी कोई भी ऑफेंस कमिट होगा तो उस केस में क्या रहेगा, आपका एक एफआईआर दर्ज करी जाएंगी। दो चीज रहती है, या तो आपका कोग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर आपका नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब जहां पे बात कोग्निजेबल ऑफेंस की आती है तो वो फॉल करेगी जो इसके कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग दी गई इंफॉर्मेशन आपकी फॉल करेगी सेक्शन 154 के अंदर, जो आपकी बताई गई है एफआईआर। डिफाइन नहीं किया गया, एक एमसीक्यूज आता है, कई बार आपका आ चुका होगा कई पेपर में भी, या फिर बुक के अंदर आपने देख लिया होगा कि जो एफआईआर है वो आपकी कहां पे डिफाइन करी गई है। सीआरपीसी के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर आपकी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है। उससे रिलेटेड आपके मेथड एक तरीके से बता रखे हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे, जो एसएचओ जिसको आप बोलते हो, उसके पास जाओगे और इन्फॉर्मेशन उसके यहाँ पे दर्ज करवाओगे। उसका जो मेथड एक तरीका है 154 के अंदर वो आपका चीज़ बता रखी है, ना कि यहाँ पे डिफाइन की गई चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी दो तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा था, एक आपकी होती है एफआईआर और एक होती है एनसीआर। अब जो एफआईआर है वो रहती है आपकी किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग। अब वो कोग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, जो आपका बताया गया है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास आपने पावर दे दी कि आप वो उस ऑफेंस के अंदर जो आपका एक ग्रेव ऑफेंस के नेचर में आता है, उसका बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और आपके वारंट के भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, और बिना उस मजिस्ट्रियल ऑर्डर और वारंट के आप क्या कर सकते हो, वहां पे इंफॉर्मेशन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे आपकी पुलिस ओवर की एब्सोल्यूट पावर दे रखी है, वो आपका सेक्शन 154 होगा। और जो सेक्शन 155 है वो आपका बात करता है एनसीआर की, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट के अंदर, जहां पे कोई भी आपका लेस ग्रीवियस नेचर को कोई ऑफेंस कमिट होगा तो उस केस के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो एनसीआर आपकी रिपोर्ट दर्ज करी जाएगी, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर मजिस्ट्रेट के आगे लेके जाओगे, वो आपका 155 के अंदर देखेंगे। अब जो सेक्शन 154 है वो क्या बोल रहा है, एक बार बेरेट की लैंग्वेज में चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आपकी दो तीन मेन इंपॉर्टेंट केस आएंगे, एक भजनलाल का केस है हरियाणा का, दूसरा एक ललिता कुमारी का केस है, एक शंभू दास का केस है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेगा, क्या इसके प्रोसीजर दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं 154 के अंदर। सेक्शन 154 आपका बात कर रहा है इंफॉर्मेशन इन द कोग्निजेबल ऑफेंसेस। कोई भी आपके कोग्निजेबल केसेस हैं उस केस में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, किसको दोगे, पुलिस ऑफिसर को। बोलते हैं एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस है वो कमिट हो चुका, उससे रिलेटेड कोई भी दी गई इंफॉर्मेशन इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अगर किसी भी पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज जिसको आप बोलते हो जैसे एसएचओ है, उसको अगर ओरली दी गई है कोई इन्फॉर्मेशन तो उसका क्या किया जाएगा, शैल बी रिड्यूस इनटू द फॉर्म ऑफ राइटिंग। राइटिंग में उसको रिड्यूस करा जाएगा। उसके बाद उसको अगर या तो खुद को पढ़ना आएगा, जिसने इन्फॉर्मेंट जो पर्सन है उसको या तो पढ़ना आता होगा तो उसको पढ़ के सुना भी देंगे और उसको आप पढ़ने भी दोगे। अगर इन केस उसको नहीं पढ़ना आ रहा तो उसको आप प्रॉपरली तरीके से बताओगे कि आपने क्या चीज़ उसके अंदर लिखी है वो चीज़। आगे देखते हैं, शैल बी रिड्यूस टू द राइटिंग बाय हिम। या तो अगर उसको पढ़ना लिखना आ रहा है तो उसके खुद के द्वारा, या फिर आपका जो पुलिस ऑफिसर होगा उससे वो चीज़ लिखवाई जाएगी। बाय हिम अंडर हिज डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो बाय हिम है अंडर हिज डायरेक्शन, इसका मतलब आपका कोई पुलिस ऑफिसर, जो आपको एसएचओ की बात हो रही है, जिसको आप ओरली इंफॉर्मेशन दोगे, वो क्या करेगा, इसको आप राइटिंग में खुद करेगा, या फिर वो किसी अपने जो भी उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसको ऑर्डर देगा, उसको डायरेक्शन देगा कि आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर लो एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। अब उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेंट पर्सन को जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के सुनाई जाएगी। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन द राइटिंग और रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ राइटिंग एज एफोरसेड शैल बी साइन बाय द पर्सन गिविंग इट। जिस पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन दी है उसके द्वारा उसके ऊपर साइन भी करवाए जाएंगे। ऐसे इसके ऊपर बाउंडेशन रहेगी कि जो भी पर्सन आपके इन्फॉर्मेशन देगा पुलिस ऑफिसर को, जब उसको राइटिंग के फॉर्मेट में करेगा तो यहाँ पे उस इन्फॉर्मेंट पर्सन की ड्यूटी बनती है कि उसके ऊपर वो साइन करके उसको वेरीफाई करेगा कि जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, जो इन्फॉर्मेशन वो देना चाह रहा है खुद, वही चीज़ उसके अंदर लिखी गई है, वही सारी के सारे कंटेंट आपके उस पुलिस ऑफिसर ने भी रिकॉर्ड करे हैं। उसके बाद आपका बोलते हैं एंड द सब्सटेंसेस देयर ऑफ। सब्सटेंस यहाँ पे क्या है कि जो कंटेंट उसके थे, जो भी चीज़ उसने लिखवाई है, जो चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन जिसकी चीज़ के रिगार्डिंग दी है, वो सारी आपकी क्या करी जाएगी, शैल बी इंटर
into a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। अब यहाँ पे उस पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब करी गई उस फॉर्मेट के अंदर ही एक डायरी रखी जाती है, जिसको आप स्टेशन हाउस डायरी वगैरह कुछ बोलते हो। रजिस्टर आपका स्टेशन रजिस्टर भी बोल देते हैं, कई बार अलग भी कई वर्ड्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते होते हैं। तो क्या कि एक तरीके से हम समझेंगे वो आपका स्टेशन हाउस रजिस्टर जिसको बोल सकते हो, उसके अंदर उस एफआईआर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, कि जैसे इन्फॉर्मेंट पर्सन का नाम, एक्यूज्ड पर्सन का जिसको आप बोल सकते हो जिसके खिलाफ एलिगेशन लगी, एक तरीके से जो एलिज्ड पर्सन है उसका नाम लिखोगे, अक्रेंस प्लेस का नाम लिख सकते हो, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट कर रखा है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखवाई जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्लोज खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो प्रोविजो है वो आपका डील करता है वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंसेस कमिट हो रखे हैं उनकी। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर है ना, दो तीन चीज़ें आती है कि टेलीफोनिक एफआईआर होती है कि फ़ोन किया किसी को भी, मतलब कोई भी पर्सन है वो फ़ोन करके बोल देगा, वहाँ पे फ़ोन पे अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी तो उसके अंदर एक चीज़ जरूरी रहती है कि एक्यूज्ड या फिर विक्टिम का नाम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। अगर मान के चलो कि किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ, ना ये चीज़ बता रहे हो कि एक्यूज पर्सन कौन है, ना फिर ये बताया गया कि वहाँ पे विक्टिम कौन है, किसके खिलाफ वो ऑफेंस कमिट हुआ था, तो उसके केस में उस जो टेलीफोनिक एफआईआर एक तरीके से आप जो टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको आप उस तरीके से यहाँ पे एफआईआर की डेफिनेशन के अंदर उसके अंदर आप नहीं इंक्लूड करोगे। टेलीफोनिक जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन है वो जेसिका लाल का कोई केस था, उसके अंदर चीज़ें बता रखी थी। और एक शंभू दास का केस आता है जिसके अंदर बोलते हैं कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आपका नहीं होता है एफआईआर। प्रोवाइजो में उस वुमेन के खिलाफ अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वुमेन ने देनी है, कोई भी ऑफेंस जो है वुमेन वाले, जैसे 326 AB का हो गया, रेप वाले ऑफेंसेस हैं, या फिर एनी अदर कोई भी ऑफेंस है जो आपके इंसल्ट मोडेस्टी वाले 509 के, तो ये ऑफेंसेस अगर वुमेन के खिलाफ होंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जितना हो सके ये चीज़ कोशिश करी जाएगी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको रिकॉर्ड करेगी। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो एनी अदर आपकी वुमेन कोई भी ऑफिसर हो सकती है जिसको ये चीज़ एथोराइज करी जा सकती है कि वो वुमेन ऑफिसर उस वुमेन के खिलाफ किए गए ऑफेंस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर लेगी। उसके बाद आपके फर्दर प्रोवाइजर्स के अंदर आपकी दो तीन चीज़ें दे रखी है, उनको आप खुद पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। उसके अंदर मतलब बोल रखा है कि कोई भी अगर कोई इन्फॉर्मेंट पर्सन है जो वुमेन थी उसके खिलाफ जिसका ऑफेंस हुआ वो टेम्परेली या फिर आपकी परमानेंटली किसी तरीके से डिसेबल पर्सन है, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, तो उसका क्या करेंगे उस टाइम पे आपकी कि उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी करी जा सकती है। उसकी जो भी चीज़ें होंगी, अगर मान के चलो कि कोई भी ऐसी है डिसेबल्ड है वो जो बोल नहीं सकती, अब वहाँ पे क्या करोगे, किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसलेटर पर्सन भी आप अपॉइंट कर सकते हो कि उसकी हेल्प के लिए, कि वो जैसे जैसे आपके सिंबल्स करके आप जेस्चर के थ्रू जो भी चीज़ें बताएंगे उसको आप ट्रांसलेट करके राइटिंग फॉर्म में उसके एफआईआर को आप बना के उसको दर्ज कर दोगे। उसके बाद आपका आता है बी क्लोज के अंदर की उस इन्फॉर्मेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब जो सच इन्फॉर्मेशन वो आपकी क्या बोल रहा है कि प्रोवाइजो के अंदर आपकी जो फर्स्ट क्लोज में ए में जितने हुए ऑफेंसेस के रिगार्डिंग वुमेन के खिलाफ हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही है कोई डिसेबल्ड लेडी, तो उसको आप वीडियोग्राफ भी कर सकते हो। और उसके अंदर आपके लास्ट वाला क्लोज दे रखा है, पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द person recorded by a judicial magistrate under clause A of the subsection 5A of the 165 as soon as possible। उसका 164 के इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे 164 के अंदर जैसे बता रखे कि आप कन्फेशन और स्टेटमेंट करोगे, उनकी स्टेटमेंट भी आपकी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है। सेकंड क्लोज जो आपका 154 का है वो आपका बात करता है कि जब भी इंफॉर्मेशन दर्ज करी जाएगी उसके बाद इसकी कॉपी जो होगी एफआईआर की किस किस को दी जाएगी। एक इन्फॉर्मेंट पर्सन को दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्यूज को भी दे सकते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोलता है। ए कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन एज रिगार्डिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविद मतलब आपका इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट जिसने इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उसको दोगे, लेकिन जो एक्यूज पर्सन है उसको भी कॉपी दी जाएगी, जजमेंट की कॉपी भी देते हैं अलग से। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो इन्फॉर्मेंट के अंदर जो एफआईआर की कॉपी है वो आपकी सेक्शन नंबर 207 के अंदर बता रखी है कि एक्यूज्ड पर्सन को भी आपके उसके सारे डॉक्यूमेंट और एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। सेक्शन 207 रीड विद सेक्शन 154 क्लोज 2 के साथ एक्यूज को उसकी कॉपी देंगे। इसके साथ आपका केस भी बता रखा है, रामानंद राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। केस का नाम लिख लेना, रामानंद राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2014 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। सेकंड क्लोज जो है 154 का उसके ऊपर ये डील करता है। दूसरा केस इसके अंदर एक और भी बता रखा है, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों आपके डील करते हैं एक्यूज पर्सन को एफआईआर की कॉपी देने के रिगार्डिंग। अब जो थर्ड क्लोज है
वो आपका बोलता है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अगर कोई भी पर्सन ऐसा जो इन्फॉर्मेंट था वो आपका पुलिस स्टेशन में गया है, कोई विक्टिम पर्सन है वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, बोलता है कि मेरी आप FIR को दर्ज करो, अगर इन केस वो पुलिस ऑफिसर आपका मना कर देता है कि मैं FIR आपकी दर्ज नहीं करूंगा, तो उस विक्टिम पर्सन के पास उसके क्या राइट्स रहेंगे, उसका क्या फिर वोलेशन कर दोगे कि फिर आप दर्ज नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं भी जाएगा। कुछ ऑप्शन उसको दिया जाएगा कि कोई जो SP होगा, डिस्ट्रिक्ट का जो SP होगा, उसको आप बाय पोस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। क्या बोलता है, एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द SHO to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing by the post to the superintendents of the police। जो डिस्ट्रिक्ट का SP होगा उसका आप राइटिंग फॉर्मेट में क्या करोगे, उसको आप एक तरीके से पोस्ट कर दोगे राइटिंग करके। इफ सेटिस्फाइड, अगर जिसको भेज रहे हो उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करती है किसी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, तो वो खुद या फिर वो किसी अदर ऑफिसर को ऑर्डर देगा कि आप इसके रिगार्डिंग क्या करो, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करो और उसकी आप इन्वेस्टिगेशन हैंडल करो। सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल either investigate the case himself or direct the investigation to be made by the police officer subordinate to him or in the manner provided by this code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of police station in relation to that offense। अब क्या हो रहा है कि जो SP होगा अगर वो खुद करेगा या फिर एनी अदर पर्सन जिसको अपॉइंट कर दिया उसके पास वो SHO वाली सारी पावर होंगी, जो अगर डायरेक्टली वो SHO खुद ही उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता तो। अब सुपीरियर ऑफिसर होगा तो एक तरीके से सेक्शन 36 आपका CRPC में बोल रहा है कि सुपीरियर ऑफिसर अपने जूनियर जो भी ऑफिसर होगा, इन्फीरियर उसका ऑफिसर होगा, उसकी सारी पावर को वो हैंडल करके उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसको आप थर्ड क्लोज को 36 के साथ भी उसको रिव्यू कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ 166 का A उसका C क्लोज के अंदर आपकी बता रखी कि अगर कोई ऑफिसर आपका FIR करने से मना कर रहा है वुमेन के केस में, तो IPC में उसकी पनिशेबल आपकी ऑफेंस उसको बनाया गया है। उसको भी आप 166A के साथ पढ़ सकते हो सेक्शन को। उसके बाद आपके कमेंट दे रखे हैं जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट के अंदर फर्स्ट ही आपका है ललिता कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसके अंदर बोलता है द वर्ड शेल यूज्ड इन सेक्शन 154 लीव्स नो डिस्क्रिशन द पुलिस ऑफिसर टू होल्ड द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग द FIR दर्ज करने से पहले प्रीलिमिनरी कोई भी इंक्वायरी नहीं करी जाएगी। ये आपका ललिता कुमारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बोलती है। उसके बाद आपका सेकंड क्लोज जो आपका है इसके अंदर शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस आपका बोलता है कि जो FIR है वो आपका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगी, बल्कि ये आपकी या तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या फिर कोरोबोरेट करने के लिए किसी मैटर को यूज करी जा सकती है। थर्ड क्लोज के अंदर आपकी लास्ट में बता रखी पितई आपका जो केस है एलियास कृष्णा का, उसके अंदर आपका बता रहा है कि क्रिप्टिक जो मैसेज होगा, क्रिप्टिक आपका होता है जैसे गुप्त सूचना देना, उसको आपने मैसेज रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज दी है, ऑन अकरेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज FIR, उसको आप FIR नहीं मानोगे। जैसे टेलीफोनिक चीज़ थी ना, फोन के ऊपर बता दी कि एक्यूज्ड और आपके विक्टिम का नाम ही नहीं बता रखा, तो उस केस के अंदर उसको भी आप FIR नहीं दर्ज करे हुए माने जाएंगे। उसके बाद आपका फोर्थ जो क्लोज है उसके अंदर बता रखा है स्पेसिफिकली एंड मियर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन फोन बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी डिटेल एज रिगार्ड टू द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड और द नेचर ऑफ द इंजरीज कॉज्ड बाय द विक्टिम्स एज वेल एज द नेम ऑफ द कल्प्रिट्स मे नॉट ट्रीटेड एज FIR, उसको आप FIR ट्रीट नहीं करोगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। PT के अंदर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। उसके बाद आपकी एक चीज़ बता रखी कि किसी केस के अंदर अगर मान के चलो कि FIR आपने दर्ज करवानी थी, जब भी ऑफेंस कमिट होगा उसी साथ साथ आपको ऑफेंस के बाद ही FIR दर्ज करवा देनी थी, लेकिन आपने क्या कर रहे हो उसके अंदर कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पे डिले हो रहा है कि आप FIR दर्ज नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपकी सफिशिएंट अगर ग्राउंड वो प्रूव कर देता है बाद में जाके कि मैं इस वजह से इन ग्राउंड्स के ऊपर मैं अपने आप को जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि मैं इस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दे पाया था, तो इसकी वजह से आपके उस पूरी प्रोसीडिंग को फेटल नहीं करेगा। इससे उसके केस के ऊपर आपकी इनजस्टिस उस पर्सन के साथ नहीं करा जाएगा जिस पर्सन ने वो लेट FIR करी है उसके रिगार्डिंग। और वो जो आपकी बिलेटली करोगे आपका नोट इज, अब आपका ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग आपका जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्लोज है उसके अंदर बता रखा है। बोलता है फिफ्थ पहले पढ़ेंगे, बोलता है mere delay in lodging the FIR is not necessarily क्या करेंगे fatal to the case of the prosecution, प्रोसिक्यूशन के केस को आपका पूर्ण तरीके से आपको आप फैटल नहीं करता है। उसके बाद आपका सिक्स्थ बोलता है द आंसर टू द क्वेश्चन whether the FIR is given in a given case has been lodged belatedly or not is always a question of fact, वो लेट दर्ज करवाई गई थी या फिर नहीं करवाई गई थी, वो आपका एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। जोसेफ मिंगल कोहली का केस है इसके अंदर, उसको देख लेना।
लास्ट आपका ये बता रखा है, इट इज वेल सेटल्ड दैट द डिले सिंपली सेटल्ड इन द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर इन ए केस ऑफ रेप इज नॉट मटेरियल। आपका रेप के केस के अंदर किसी भी तरीके से एफआईआर को लेट दर्ज करवाना, किसी भी तरीके से आपका कोई भी डिले को आप किसी भी तरीके से मटेरियल नहीं माना जाएगा, वो आपका पूर्णतया इमटेरियल रहता है। उसके बाद आपका एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट और कंटेंट देयर ऑफ कुछ बता रखे हैं, उसको आप पढ़ लेना। उसके बाद आपका 155 आता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसके रिगार्डिंग आपने कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी है, तो उस केस के ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो 155 बोलता है। 155 आपका जो फर्स्ट क्लोज है बोलता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ को जब भी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी उस केस में क्या करोगे, ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन। अब आपका बात हो रहा है कि उस पुलिस स्टेशन में जहां पे दे रहे हो उसी की लिमिट्स के, लोकल लिमिट्स के अंदर वहां पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कौन से नीचे का, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो कमिट हुआ है, ही शैल एंटर और कॉज टू बी एंटर, या तो खुद एंटर करेगा या फिर उसके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होंगे उससे उसकी एंट्री करवा दी जाएगी। किसके अंदर, द सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन ए बुक, बुक आपका एनसीआर डायरी जिसको बोलते हो, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की एक डायरी बनती है, उसके अंदर आपकी लिखी जाएंगी सारी, इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन चार्ज इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा उसी तरीके से वहाँ पे एक एनसीआर डायरी रखी जाएगी, उसके अंदर उसके सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी जाएंगी। एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को वो रेफर कर दिया जाएगा, लिखेगा, कॉपी लेगा, मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। सेकंड बोलता है नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर द ट्रायल। अब क्या है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन एनसीआर की मिलेगी उस केस के अंदर बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के या फिर बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आप किसी भी तरीके की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस ऑफिसर हेल्ड नहीं कर पाएगा। अगर वो करेगा तो वो क्या करेगी, एक तरीके से आपकी इलीगल इन्वेस्टिगेशन उसको आप बोल सकते हो। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी पावर नहीं होती है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट करने की, अरेस्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर नहीं आते जिसके पास उसकी अथॉरिटी है, ज्यूरिस्डिक्शन है, या फिर ऐसा कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसके पास केस को कमिट करके दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भेजने की जो पावर है, वो मैजिस्ट्रेट भी आपका ऑर्डर दे सकता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। इधर से इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा, उधर से केस को ट्रांसफर कर देगा कि जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी कलेक्शन के बाद उस कमिटल किए गए कोर्ट के पास उसको भेज दिया जाएगा। थर्ड बोलता है पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, सच ऑर्डर कौन सा, इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपके इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर की बात हो रही है। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो भी पावर रहेंगी सारी की सारी वो एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे एफआईआर की केस में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक पावर को आपने बाउंडेशन लगा दी, उसके ऊपर कुछ एक तरीके की उसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी सारी ये पावर को एक्सरसाइज कर लेगा। एक्सेप्ट के बाद लिखा द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन द कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस के अंदर जैसी भी पावर रहती है सारी की सारी यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, बट यहाँ पे वारंट की जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करने के पर्पज से। जो फोर्थ क्लॉज बोलता है वेयर ए केस रिलेटेड टू द टू और मोर ऑफेंसेस, अगर यहाँ पे कोई ऑफेंस ऐसा है जिसके अंदर मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस हुआ उसके रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उनमें से क्या रहा है विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसके अंदर क्या है कि एक आपका कॉग्निजेबल केस है, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर the case shall be deemed to be a cognizable case notwithstanding the other offences are non cognizable। 5 ऑफेंस हुए थे, 5 में से एक आपका कॉग्निजेबल है, तो पूरे केस को ही उस तरीके से इन्फॉर्मेशन करेगा पुलिस ऑफिसर जैसे वो आपका ऑफेंस इटसेल्फ कंप्लीटली क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता, तो जैसी पावर को हेल्ड करता वो सारी चीज़ें इसके अंदर पावर आ जाएंगी। तो ये आपके 154 और 5 था। 154 आपका किसका है, एफआईआर का, जो कि कॉग्निजेबल केस के अंदर होगा, और दूसरा बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल केसेस जिसके अंदर आपकी एनसीआर दर्ज करी जाएगी। अब इसके अंदर आपका 2 केसेस हैं, मेनली स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का केस, एक दूसरा आपका शंभुदास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस, तीसरा आपका ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 का केस। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस थे। जनरल आपका इंट्रोडक्शन और जनरली जो चीज़ आपकी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सेक्शन 154 और 5 के अंदर यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 156, 7 और 8 को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपके सेक्शन 159, 60, 61 को एक अलग वीडियो के अंदर। उसके बाद आपके ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर आपकी 4 से 5 वीडियो बनेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हों उसके और जो मेन सेक्शन है उनको सबको मैं कवर कराऊं। बाकी आप हो सकते हो कि बेयर एक्ट में से आप उसकी लैंग्वेज को खाली क्लियर करवाऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट होगा उसको आप डिटेल से पढ़ लोगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जल्दी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपके बाकी के बचे हुए सेक्शन को मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सही डायरेक्शन में वीडियो नहीं बन रही है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसके अंदर सुधार कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर कर दें, और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।